दोस्तों, आप देख रहे हैं दी सत्याश। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आपको लग रहा होगा कि आज फिर मैं कोई सियासी किस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हूँगा। सोचा भी यही था, लेकिन कभी कभी कुछ कहानियां आपको हिला कर रख देती हैं। मैंने भी टी सीरीज के विषय में कुछ रिसर्च कर रहा था ऐसे ही, तो जो उसकी स्टोरी मैंने पढ़ी, गुलशन कुमार से लेके भूषण कुमार तक की पूरी कहानी, किस तरीके से छोटी सी कैसेट की दुकान से लेके भारत का सबसे बड़ा म्यूजिक ब्रांड बना, किस तरीके से जूस का ठेला लगाने वाले गुलशन कुमार ने टी सीरीज बना ली, और फिर किस तरीके से अपने पिता की मौत के बाद एक 19 साल का लड़का जिसे बिजनेस की एबीसीडी भी नहीं आती थी, जिसे कार रेसिंग का शौक था, जिसकी माँ उसे एमबीए कराना चाहती थी, ऐसा लड़का किस तरीके से टी सीरीज को जमीन से आसमान तक की यात्रा करा देता है। ये पूरी की पूरी कहानी जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि नहीं, ये कहानी आप तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि ये कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा का काम करेगी, मोटिवेशन का काम करेगी कि आप अगर अपने काम में तन्मयता से लगेंगे तो काम में सफलता जरूर मिलेगी। ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप छोटे शहर से आते हैं, ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपका बैकग्राउंड छोटा है, सपने बड़े देखिए, पूरे जरूर होंगे। चलिए करते हैं कहानी को शुरू। दरअसल कहानी शुरू होती है 1947 के विभाजन से। 1947 में गुलशन कुमार के पिताजी पाकिस्तान में रहा करते थे, पंजाबी फैमिली थी। लौट के विभाजन के दंगों के बाद दिल्ली आकर बस गए, जैसे बहुत सारे पंजाबी फैमिली के लोग आकर बसे थे दिल्ली में। उन्होंने अब क्या करें, तो एक फ्रूट का ठेला लगा लिया जिसमें फल बेचा करते थे, कॉलोनीज में जाके, गलियों में जाके। 1956 में, यानी कि दिल्ली आने के 9 साल के बाद, गुलशन कुमार दुआ यानी कि गुलशन कुमार का जन्म हुआ। गुलशन कुमार के अलावा और भी भाई बहन थे, लेकिन गुलशन कुमार का दिमाग जरा शुरुआत से तेज चलता था। पिताजी का धंधा वही चल रहा था, फल की दुकान। लेकिन जब गुलशन कुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे तब इनके दिमाग में कुछ आइडियाज आने लगे। फ्रूट सेलिंग की दुकान पर ही कुछ स्कीम्स लॉन्च की, जिससे फ्रूट सेलिंग की दुकान ही थोड़ी चलने लगी। 1980-81 आते आते म्यूजिक लाइब्रेरीज का दौर शुरू हुआ देश में, यानी कि ऐसी जगह जहां पर आपको म्यूजिक डिस्क मिलती थी, किराए पर मिलती थी, या आप जाकर खरीद के लाते थे। गुलशन कुमार को म्यूजिक सुनने का शौक था और यहीं से उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपनी एक म्यूजिक की दुकान खोल ली जाए। तो उन्होंने डिस्क की दुकान खोल ली। डिस्क की दुकान से मुनाफा होने लगा तो 1984 में अपनी कैसेट की एक कंपनी खोल ली, जिसका नाम रखा सुपर कैसेट प्राइवेट लिमिटेड। ये 1984-85 के आसपास इस्टेब्लिश की थी। इसके बाद गुलशन कुमार ने धीरे धीरे अपने बिजनेस को अपग्रेड करना शुरू किया। धीरे धीरे कुछ कैसेट्स, कुछ डिस्क बनवाने लगे। तभी गुलशन कुमार को लगा कि जापान की आने वाली जो एक मल्टीनेशनल कैसेट्स की कंपनी है, वो जिस तरीके के कैसेट्स लॉन्च कर रही है, वो आने वाले समय में बहुत बेहतर विकल्प साबित होंगे वर्तमान में प्रचलित बड़े आकार वाली डिस्क की तुलना में। तब वो ग्रामोफोन चलते थे ना, पुराने जमाने वाले, जिसे आजकल लोग अपने गेस्ट रूम में शोरूम केस के लिए रखते हैं, कि ऐसे 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 घूमता रहता था, ऐसे पिन लगी होती थी, साउंड आता था। वो दौर था वो। और धीरे धीरे जापानीज कैसेट्स मार्केट में आ रहे थे। तो गुलशन कुमार समझ गए कि अगर ये कैसेट मार्केट में डालेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि अफोर्डेबल है, कम प्राइस का है। तो जो कॉमन परिवार आता है भारत का, मध्यम वर्गीय परिवार जिसकी संख्या बहुत ज्यादा है, उसकी रेंज में ये होगा। गुलशन कुमार ने इस बात को पकड़ा और फिर लगातार वही जापानीज कैसेट्स की प्रोड्यूसिंग चालू कर दी। अब प्रोड्यूसिंग करें किसकी, तो 1960, 1970, 1980 के दशकों के लता, रफ़ी, मुकेश के, किशोर के गाए गए गाने जो चार्ट बस्टर हुआ करते थे, जिन्हें लोग ग्रामोफोन पर सुना करते थे, उन्हीं गानों की रिक्रिएटिंग करवाने लगे नए नए सिंगरों के साथ। अब आप कहेंगे इसमें तो कॉपीराइट का झगड़ा आ जाएगा, क्योंकि आज तो कॉपीराइट हर जगह होता है। तब कॉपीराइट के नियम इतने सख्त नहीं होते थे। ये नियम होता था कि किसी भी मूवी या किसी भी गाने की रिलीजिंग के 3 साल के बाद आप उसका रिक्रिएशन करा सकते हो आराम से, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। गुलशन कुमार ने इसी नियम का फायदा उठाया और इसके बाद लता, किशोर के वो गाने जो दशकों से चार्ट बस्टर्स की लिस्ट में होते थे, उन गानों को नई नई आवाजों के साथ, नई बीट के साथ, नए कलेवर में लोगों के सामने रखा, और वो भी बेहद अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत सस्ते में, आसानी से लेकर कहीं भी आ जा सकने वाली सुविधा के साथ।
तो कॉमन मैन जो इंडिया का बहुत बड़ा सेक्टर था वो पूरी तरह से इस कंपनी के साथ आकर जुड़ गया। अब इसी बीच गुलशन कुमार ने बहुत सारे नए नए सिंगर्स को भी लॉन्च किया। आप जिसमें आज बॉलीवुड के बड़े बड़े जाइंट सिंगर्स को ले लीजिए, सोनू निगम हुआ, अनुराधा पौंडवाल हुई, ऐसे बड़े बड़े सिंगर्स को उसी समय गुलशन कुमार ने लॉन्च किया। धीरे धीरे गुलशन कुमार की सुपर कैसेट प्राइवेट लिमिटेड बड़ी होने लगी और गुलशन कुमार नोएडा से छोड़ के मुंबई शिफ्ट हो गए। मुंबई आए तो बॉलीवुड की समझ आई। जब बॉलीवुड की समझ आई तो बॉलीवुड की फिल्मों की तरफ गुलशन कुमार ने भी रुख किया। 1989 में फिल्म बनाई लाल दुपट्टा मलमल का, प्रोड्यूस की। सोचिए, एक जूस बनाने वाला कंपनी का बेटा, फिर धीरे से उसने अपनी म्यूजिक कंपनी खोल ली और अब वो फिल्म प्रोड्यूसिंग के चक्कर में पड़ रहा है। इसे लोग रिस्क कहेंगे, लेकिन गुलशन कुमार को पता था कि कभी कभी जिंदगी बनाने के लिए जिंदगी दांव पर लगानी पड़ती है। गुलशन कुमार ने लाल दुपट्टा मलमल का बनाया, जबरदस्त हिट हुई, ब्लॉकबस्टर हिट उस साल की थी और इतनी कमाई की कि टी सीरीज मुंबई में स्टैब्लिश हो गई। इसके बाद साल आया 1990-91 का। इस साल महेश भट्ट की म्यूजिकल फिल्म आशिकी रिलीज हुई, जिसे सुपर कैसेट प्राइवेट लिमिटेड ने लॉन्च किया था। उसकी म्यूजिक पूरी की पूरी प्रोड्यूस की थी और इस कैसेट ने जैसा धमाका हिंदुस्तान में किया वैसा धमाका ना उसके पहले कभी किसी ने किया था ना उसके बाद। आशिकी के एल्बम गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ बजते थे। तकरीबन 20 मिलियन से ज्यादा कैसेट्स केवल कुछ महीनों में बिक गई थी, जिसकी वजह से दोबारा इनके सॉन्ग्स की रिक्रिएशन तक करवानी पड़ गई थी गुलशन कुमार को। और इसके बाद टी सीरीज का ये सफर जो चला फिर कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं। गुलशन कुमार फिल्म दर फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे, लगातार टी सीरीज म्यूजिक का सबसे बड़ा ब्रांड बनकर उभर रहा था, फिल्मों की म्यूजिक प्रोड्यूस की जा रही थी। भारत में और बड़ी बिजनेस की संभावनाओं को तलाश कर रहे थे। तभी उनका ध्यान गया भक्ति पर। अब आप कहेंगे बिजनेस और भक्ति का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। कनेक्शन गुलशन कुमार ने ढूंढ लिया था। गुलशन कुमार खुद भी बहुत भक्त स्वभाव के थे, बहुत श्रद्धा रखते थे, ईश्वर में आस्तिक थे और इसीलिए उनको पता था कि भारत का मध्यम वर्गीय हिंदू जो बहुसंख्यक आबादी में है उसे अपनी चैंट्स, अपने छंद, जो उसके पुरानी ग्रंथावली की चीजें हैं वो म्यूजिकल तौर पर मिलती नहीं हैं। उसको उसके भजन नहीं मिलते हैं, उसको उसके भाव व्यक्त करने वाले भजन उस तरीके से सुलभता से नहीं प्राप्त हो पाते हैं। और यहीं पर गुलशन कुमार को दिखी अपनी बिजनेस की संभावना। गुलशन कुमार ने तय कर लिया कि अब वो इसे पूरे के पूरे भक्ति स्कोप को जो वैक्यूम क्रिएट है इसे भर देंगे और इसके बाद टी सीरीज के भक्ति कैसेट्स का सिलसिला शुरू हुआ। आज के दौर में उठा लीजिए, जितने मोस्टली पॉपुलर भजन गायक हैं वो सब के सब अपना कैरियर टी सीरीज के जरिए ही शुरू करने वाले थे। चाहे आप लखबीर सिंह लखा ले लीजिए, चाहे अनूप जलोटा ले लीजिए, चाहे जितने बड़े बड़े आप भजन गायक ले लीजिए। तो उस जमाने में गुलशन कुमार ने भक्ति कैसेट्स के जरिए कॉमन फैमिलीज के में काफी ज्यादा जगह बनाई थी। ये भी एक बिजनेस का बड़ा एस्टेब्लिशमेंट उन्होंने खड़ा किया था। लेकिन चूंकि ये हिंदू दर्शन से जुड़ी हुई चीजें थी, इसीलिए इस्लामिक कट्टरपंथ की सोच रखने वाले आतंकवादियों को ये बात नागवार गुजर रही थी। गुलशन कुमार ने जिस तरीके से माता वैष्णो देवी में भंडारे चलवाए थे, गुलशन कुमार ने जिस तरीके से बहुत सारे तीर्थ यात्राओं की कैसेट्स बनवाई थी, उससे उन्हें लग रहा था कि हिंदू धर्म को प्रसारित करने का काम किया जा रहा है। और इसके लिए गुलशन कुमार को कई दफे अंडरवर्ल्ड की तरफ से धमकियां मिली थी। गुलशन कुमार खुद भी पुलिस में इसकी शिकायत कर चुके थे कि मुझे इसकी तरीके की धमकियां मिल रही हैं। मुंबई पुलिस ने उन्हें आश्वासन भी दिया था, अलर्ट भी थी। लेकिन गुलशन कुमार एक दिन अपनी आदत के अनुसार सुबह सुबह 10 बजे अपने ऑफिस जाने से पहले जीतेश्वर महादेव मंदिर, जहां पर वो जाया करते थे, भगवान शिव का मंदिर था, उसका जीर्णोद्धार भी उन्होंने ही कराया था, उन्हीं भगवान शिव का आशीर्वाद लेने गए थे। और मंदिर से निकलते ही आतंकवादियों ने दिन दहाड़े गुलशन कुमार को गोली मार दी थी, और वो भी एक नहीं दर्जनों राउंड। गुलशन कुमार बचने के लिए आस पड़ोस के घरों पर जाके दरवाजा खटखटा रहे थे, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इस सेगमेंट को मैं केवल ये बताकर भी खत्म कर सकता था कि गुलशन कुमार को आतंकवादियों ने गोली मार दी, लेकिन मैंने खत्म नहीं किया एक बात बताने के लिए कि जब गुलशन कुमार घरों के दरवाजे खटखटा रहे थे तब किसी ने दरवाजा नहीं खोला था। ये बात नोटिस में नहीं आती है,
लेकिन ये बात नोटिस में आपको लानी चाहिए, क्योंकि आज गुलशन कुमार की मौत पर शोक संवेदना हम सब व्यक्त करते हैं, लेकिन हमारे ही समाज के वो लोग थे जिन्होंने गुलशन कुमार के लिए अपने घर के दरवाजे नहीं खोले, अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस नहीं दिखाया। दिखाते तो गुलशन कुमार हमारे आज पास होते। इसीलिए हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़े रहिए। एक और खास बात आती है गुलशन कुमार की हत्या में कि जिस व्यक्ति का नाम गुलशन कुमार की हत्या के साथ जुड़ा था वो था नदीम सैफी का नाम। नदीम सैफी के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आशिकी का म्यूजिक, यानी जिस म्यूजिक ने टी सीरीज को बॉलीवुड में नई उड़ान दे दी थी, उसी आशिकी के म्यूजिक डायरेक्टर्स में से नदीम श्रवण आप सुनते होंगे, तो नदीम श्रवण के नदीम यही थे, इनका नाम आया था। हालांकि बाद में गवाहों के पलटने के बाद इन पर आरोप सिद्ध नहीं हो पाया था और ये लंदन चले गए थे, तब से भारत कभी लौटे नहीं हैं। लंदन में इनका परफ्यूम का काफ़ी बड़ा बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है। तो गुलशन कुमार की मौत हो गई। गुलशन कुमार की मौत के बाद इतनी बड़ी टी सीरीज कंपनी किस तरीके से आगे बढ़े, क्योंकि गुलशन कुमार की उम्र उस वक्त बहुत कम थी, केवल 40-41 साल की उम्र थी। ऐसे में कुछ बिजनेस सेटलमेंट का प्लान नहीं था, बिजनेस किस तरीके से अब आगे बढ़े। तो सारी की सारी जिम्मेदारी आई भूषण कुमार पे। भूषण कुमार 19 साल के लड़के थे, जैसा कि मैंने पहले बताया, उनको कार रेसिंग का शौक था, किसी भी तरह से बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बहुत सारे टी सीरीज के जो सीनियर कॉर्पोरेटर्स हैं वो बताते हैं कि उन्होंने भूषण कुमार को गुलशन कुमार की मौत के पहले 1-2 बार ऑफिस आते देखा था, और वो भी आने का उद्देश्य ये रहता था कि गुलशन कुमार से अपनी पॉकेट मनी ले लें। तो बिजनेस का उनको कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था। लेकिन गुलशन कुमार के भाई और टी सीरीज के जो सीनियर वर्कर्स थे उन्होंने भूषण कुमार को बहुत अच्छे से गाइड किया, और भूषण कुमार ने खुद को इस तरीके से इस्टेब्लिश किया कि नहीं, अब मेरे पास ये बिजनेस है, मुझे इसे लेकर आगे बढ़ना है। अब आगे बढ़ा कैसे जाए? बढ़ने के लिए म्यूजिक डायरेक्टर से बात करनी पड़ती थी, बढ़ने के लिए डायरेक्टर से बात करनी होती थी, प्रोड्यूसर से बात करनी होती थी, और तब जाकर भूषण कुमार को एहसास हुआ कि बिजनेस रिलेशनशिप से चला करते हैं, यानी जिसके साथ जैसी रिलेशनशिप बिजनेस उसके साथ वैसा ही अच्छा। गुलशन कुमार भले बहुत कम उम्र में इस दुनिया को छोड़ गए थे, लेकिन उनके रिश्ते बॉलीवुड में भूषण कुमार को बहुत मदद करने वाले थे। गुलशन कुमार के डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से, म्यूजिक कंपोजर से इतने अच्छे रिश्ते थे कि सब भूषण कुमार की मदद ही करते थे। भूषण कुमार के लिए सबके दरवाजे खुले थे, और इसके बाद भूषण कुमार ने टी सीरीज को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया। इसके लिए भूषण कुमार ने सबसे पहले काम किया 90 से लेके 95 तक के दौर के वो सिंगर्स जो बहुत तेजी से बॉलीवुड में आए लेकिन उतनी ही तेजी से बॉलीवुड से चले गए, उनको वापस लाया। इनमें सबसे बड़ा नाम हिमेश रेशमिया का। हिमेश रेशमिया की कंपोजिंग का गाना तू चीज बड़ी है मस्त मस्त 91-92 में हिट हुआ था, लेकिन अगर आप उसके बाद कतार ढूंढेंगे तो मिलेगी ही नहीं। सोनू निगम, ऐसे सिंगर्स के साथ टी सीरीज ने दोबारा बड़े स्तर से काम शुरू किया, जिसके जरिए आप 2000 से लेकर 2006-07 तक के हिट्स लगा लीजिए, मोस्टली सॉन्ग्स आपको टी सीरीज के ही मिलेंगे। इसके बाद 2006 में भूषण कुमार ने टी सीरीज को वर्चुअल प्रोग्राम पे सेटअप करने का सोचा, और इसके लिए यूट्यूब पे 2006 में टी सीरीज का चैनल बना। इसके बाद अलग अलग वेबसाइट्स पर भी भूषण कुमार ने टी सीरीज को शिफ्ट किया, फिल्में प्रोड्यूस करनी शुरू की, जिसमें रेडी हुई, पटियाला हाउस हुए, ऐसे कई भूल भुलैया हुई, ऐसी कई मेगा हिट्स फिल्म भी शामिल थी। लेकिन YouTube पर टी सीरीज 2006 में आया, लेकिन 2010 तक 4 साल में टी सीरीज का एक भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ था। 2010 में टी सीरीज का YouTube पर पहला वीडियो अपलोड हुआ, और इसके बाद मैं YouTube को फोकस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि टी सीरीज के रेवेन्यू का बहुत बड़ा हिस्सा YouTube के जरिए ही आता है। YouTube पर पहला वीडियो 2010 में अपलोड किया, और इसके बाद लगातार टी सीरीज का ग्राफ बढ़ता गया, खास तौर से जब जियो ने 4G क्रांति लाई भारत में, जब सबके पास स्मार्टफोन अवेल हुए, उसके बाद टी सीरीज के सब्सक्राइबर, टी सीरीज के व्यूज का ग्राफ इतनी तेजी से बढ़ा कि आप पूछिए मत। दुनिया में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन करने वाला चैनल टी सीरीज बना। वो एक लंबी कहानी है कि किस तरीके से 2 साल में प्यूडीपाई को बीट करके टी सीरीज आगे आया। उसके लिए नेशनलिज्म का सहारा लिया गया था, उसके लिए टी सीरीज ने बहुत सारे स्लोगन्स लॉन्च किए थे, जिसके बाद टी सीरीज ने प्यूडीपाई को बीट किया था। फिर 2014-15 आते आते टी सीरीज काफी बड़ा ब्रांड हो चुका था।
टी सीरीज के तकरीबन 2400 करोड़ की रेवेन्यू वाली कंपनी हो चुकी थी। भारत के 60% म्यूजिक एम्पायर को कवर अप कर चुका था टी सीरीज, लेकिन भूषण कुमार को लग रहा था कि अभी भी कुछ कुछ बाकी है। इसके बाद भूषण कुमार ने यूट्यूब चैनल पर टी सीरीज के अलग अलग लैंग्वेजेस के चैनल बनाने शुरू किए। भूषण कुमार को लग रहा था कि बहुत सारी अलग अलग भाषाओं के क्षेत्र से जुड़े लोग अपनी भाषाओं में अपनी सामग्रियां सुनना देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए टी सीरीज के अलग अलग चैनल बनने शुरू हुए। आज आप टी सीरीज के टोटल चैनल्स का काउंट करेंगे तो चैनल की काउंटिंग पहुंचती है 29। टी सीरीज के टोटल 29 चैनल हैं, जिनमें टी सीरीज भक्ति सागर हुआ, टी सीरीज तेलुगु, टी सीरीज पंजाबी से बहुत सारी लैंग्वेजेस के चैनल आपको मिल जाएंगे। एक चैनल टी सीरीज का बहुत खास है, वो बहुत ही कम लोगों को पता होगा, इसलिए बता देता हूँ। टी सीरीज का एक चैनल हेल्थ एंड फिटनेस के नाम से यूट्यूब पर है, जो हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हुई सामग्रियां आपके सामने रखता है। इसके बाद भूषण कुमार ने 2014, 15, 16, 17 में बहुत सारी फिल्में भी प्रोड्यूस की। टी सीरीज फिल्म प्रोड्यूसिंग में भी आगे आ चुकी है, म्यूजिक तो प्रोड्यूस करती ही है। बतौर भूषण कुमार वो तकरीबन 5 से 6 घंटे अपने स्मार्टफोन पर बिताते हैं। खास तौर से उनकी नज़र होती है पार्टीज पे, जो शादी विवाह के फंक्शन होते हैं वहाँ पर जो बीट्स बजती हैं, जो गाने बजते हैं, उनके एनालिसिस के लिए उन्होंने एक टीम भी बनाई हुई है और खुद भी बहुत कीनली ऑब्जर्व करते हैं इन चीज़ों को कि किस तरीके से कौन से म्यूज़िक को पब्लिक ज़्यादा पसंद कर रही है, जिस तरीके के म्यूज़िक को टी सीरीज स्पॉन्सरशिप देता है। तो इस तरीके से टी सीरीज की गाड़ी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी, बहुत सारी फिल्म के हिट्स लगे हुए हैं और 2018 में भूषण कुमार ने यह भी अनाउंस किया है कि 500 करोड़ रुपए केवल और केवल फिल्म प्रोड्यूसिंग के लिए टी सीरीज आने वाले समय में लगाने वाली है। तो ये था टी सीरीज की कहानी, किस तरीके से कैसेट की दुकान से शुरू होकर भारत के सबसे बड़े म्यूजिक एम्पायर के तौर पर टी सीरीज एस्टेब्लिश हुआ। और इसी के सहारे मैंने कोशिश की थी आपको गुलशन कुमार और भूषण कुमार की भी कहानी सुनाने की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और हाँ, सियासत के किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर रोज की तरह फिर हाजिर होऊंगा एक नए सियासी किस्से के साथ आपके सामने। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा।